नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने किए थे जो हमारे काव्य शास्त्रकार हैं, काव्य शास्त्रकार, उनके बारे में जाना था। तो हमने टोटल हमारे सिलेबस में 5 काव्य शास्त्रकार लगे हुए हैं। हमने तीनों का परिचय पढ़ लिया है। कौन कौन से हमने कर लिए हैं, तो सबसे पहले हमने किए थे आचार्य मम्मट जी ने, आचार्य मम्मट जी का परिचय हमने जाना। दूसरा हमने किया था भामह जी का, और तीसरा किया था आनंदवर्धन जी का। अब हम फोर्थ हमारा क्या रहता है, अब हमारा जो चौथा है वो रहते हैं हमारे विश्वनाथ जी और भरत मुनि जी। कौन रहते हैं? भरत मुनि जी, मुनि जी। तो ये टोटल हमारे कौन रहते हैं? ये 2 हमारे काव्य शास्त्रकार रहते हैं जिनका परिचय हमें जानना है। तो यहाँ पर इनका परिचय शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला था कि हम इनके संप्रदाय भी पढ़ेंगे जो हमें पता होना चाहिए, और संप्रदाय से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारे टोटल 6 संप्रदाय माने जाते हैं, 6 संप्रदाय। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि संप्रदाय कितने हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 6। कितने हैं? 6 संप्रदाय हैं। तो सबसे पहले हमारा इनको कालक्रम के अनुसार ही हम संयोजित करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे प्राचीन जो काव्य शास्त्रकार मान लीजिए या संप्रदाय के जो मानने वाले हैं वो कौन है, तो हमारे हो जाएंगे सबसे पहले भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। और इनका जो सम्य माना जाता है वो माना जाता है सबसे प्राचीन। क्या है? सबसे प्राचीन। भरत मुनि ने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में क्या वर्णित किया गया है? नाट्य शास्त्र में कि जो नाटक होता है वो किस प्रकार का तैयार किया जाना चाहिए, तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें वर्णित हैं। इसका डीपली हमें नहीं पढ़ना है, तो हमसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि अध्याय कितने हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में टोटल 36 अध्याय हैं। जो दूसरे हमारे आते हैं, दूसरे उनका सबसे पहले तो आप बोलोगे कि मैम आपने इनका समय नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका समय कोई डिफाइन नहीं है कि इनका समय कितना पुराना है या कुछ भी। तो ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। आपको कोई भी काव्य शास्त्रकार उठा करके दे दिए जाए या 6 संप्रदाय से कुछ भी उठा करके दे दिया जाए, सबसे प्राचीन हमारे भरत मुनि ही होंगे। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इनको आरोह क्रम में लगाइए, तो ये सबसे प्राचीन होंगे, तो सबसे पहले यही आएंगे। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है हमारे जो दूसरे आते हैं वो है भामह। भामह आचार्य। भामह आचार्य का ग्रंथ क्या है? तो इनका ग्रंथ यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी रचना ही नहीं जाननी, इनके संप्रदाय भी जानने हैं। तो ये जो भरत मुनि हैं ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? भरत मुनि जी हैं रस संप्रदाय से। किससे है? रस संप्रदाय से। मुझे याद ही नहीं रहा, यहाँ पर आप संप्रदाय जानने के लिए तो बैठे हैं और मैंने सिर्फ आपको रचना ही बता दी। तो ये जो हमारे भरत मुनि जी हैं ये रस संप्रदाय से हैं और ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसके बाद है भामह आचार्य, और भामह आचार्य किस संप्रदाय से हैं? तो ये है हमारे अलंकार संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? अलंकार संप्रदाय से। अलंकारों से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमसे पूछ ली जाए तो वो कौन हो जाएंगे? वो हमारे भामह जी हो जाएंगे। इनका हमने जो इनकी रचना है वो हमने पढ़ी थी। रचना कौन सी थी? अलंकारिक ग्रंथ, काव्य अलंकार ग्रंथ, ऐसा कुछ था। ये नहीं है,
है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार ग्रंथ। ये इनकी रचना हो जाती है। इनका समय क्या है? इनका समय होता है 6ठी शताब्दी। क्या है इनका समय? 6ठी शताब्दी। क्षमा कीजिएगा। इनकी जो रचना है वो क्या है? काव्य अलंकार ग्रंथ है। किस संप्रदाय से है? अलंकार संप्रदाय से है। कौन सी समय कौन सा है? तो इनका समय हो जाता है 6ठी शताब्दी। अब आते हैं हमारे तीसरे संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? तो तीसरे से हमारे वामन जी। वामन किस संप्रदाय से हैं? तो ये है रीति संप्रदाय से। किससे? रीति संप्रदाय से। रीति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो किसका हो जाएगा? वामन जी का हो जाएगा। इनका समय क्या है? वामन जी का समय क्या है? तो इनका समय है 7वीं शताब्दी। क्या है? 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। फिर आते हैं हमारे चौथे आनंदवर्धन जी। कौन है हमारे चौथे जो है? वो आनंदवर्धन जी है। आनंदवर्धन जी किस संप्रदाय से हैं? तो ये ध्वनि संप्रदाय से। किससे? ध्वनि संप्रदाय से। और मैं आपको बता दूं, ये संप्रदाय से संबंधित प्रश्न नेट में भी पूछे जाते हैं। और अभी जो 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि संप्रदायों को कालक्रम के अनुसार लगाना था। अवरोह क्रम था या आरोह क्रम, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इनको क्रम में लगाना था। तो ये भी हमसे पूछा गया था। शायद अवरोह क्रम था, तो जिसमें भरत मुनि सबसे लास्ट में आने वाले थे, क्योंकि अवरोह क्रम में भरत मुनि लास्ट में आएंगे और आरोह क्रम में सबसे लास्ट में क्षेमेंद्र जी आएंगे। तो यहाँ पर आनंदवर्धन जी जो है चौथे हैं और ध्वनि संप्रदाय से माने जाते हैं। इनका समय हमने जाना कि 850 ईस्वी या फिर 9वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आता है हमारे पाँचवें कौन है संप्रदाय से रिलेटेड? वो है हमारे कुंतक। कौन है? कुंतक। कुंतक किस संप्रदाय के हैं? कुंतक है हमारे वक्रोक्ति। किस संप्रदाय के? वक्रोक्ति संप्रदाय के। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक जी हैं। इनका समय क्या है? तो इनका समय है 9वीं शताब्दी। कौन सा समय है? 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। छठा जो हमारा अंतिम संप्रदाय आता है तो वो कौन है? काव्य शास्त्रकार कौन है? वो है हमारे क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र जी। और क्षेमेंद्र जी जो है वो किस संप्रदाय के हैं? तो वो है हमारे औचित्य संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? औचित्य संप्रदाय के। इनका समय क्या है? इनका समय है 10वीं व 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बारी आती है हमारा जो रहता है विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी जो हमारे चतुर्थ काव्य शास्त्रकार हैं, इनका परिचय हमें जानना है। तो विश्वनाथ जी हमें यहाँ पर विश्वनाथ जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो इनकी रचना आ जाती है हमारी साहित्य दर्पण। रचना का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो है व्याकरण की और साहित्य की क्लासेस यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। 6ठी से 12वीं तक की आपकी सारी क्लासेस हो चुकी है अभी तक की साहित्य में, और व्याकरण में भी बहुत से टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है जो हमारे चैनल का है, और वही सेम डीपी या वही प्रोफाइल बोल लीजिए जो यूट्यूब चैनल पर है, वही सेम प्रोफाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई क्लासेस होगी वो आपको मिल जाएगी, या जो भी अपडेट होगी वो बता दिया जाएगा। कोई पीडीएफ भेजने लायक होगी तो वो आपको भेज भी दी जाएगी। लेकिन आप साथ साथ नोट्स अपने आप बनाते चलिएगा,
मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं आपको पहले आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ और फिर इनका PDF बनाने बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी भी तैयारी करनी होती है एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर हम अब जानते हैं कि जो हमारा साहित्य दर्पण है, विश्वनाथ जी हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ जी हैं, इनका क्या पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है कि विश्वनाथ जी का जो सम्य है वो क्या है। विश्वनाथ जी का सम्य जो है, सम्य वो माना जाता है 14वीं शताब्दी। क्या है? 14वीं शताब्दी विश्वनाथ जी का सम्य है। इनके जो पितामह हैं वो कौन है? श्री नारायण। कौन है? श्री नारायण। श्री नारायण। ये हमसे नहीं पूछा जाता, वैसे ये मैंने वैसे ही बता दिया। वैसे भी हम वैसे याद नहीं रहता है, तो हम विश्व का जो नाथ है वो किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ही कौन है? नारायण है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। विश्वनाथ जी हैं जो वो किसके दरबार में काव्य शास्त्रकार की या काव्य शास्त्र की रचना करते थे, या ऐसे बोल लीजिए कि किसके दरबार के आश्रित कवि थे। तो वो जो राजा है उसका नाम क्या है? तो ये है कलिंग के महाराज। कलिंग के महाराज नरसिंह देव के आश्रित कवि थे। नरसिंह देव के आश्रित कवि। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद इनकी जो है उपाधि आती है। उपाधि कौन कौन सी है? तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ की उपाधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। विश्वनाथ की उपाधियाँ। अब मेरी लिखाई पर मत जाइएगा, मेरी लिखाई पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आता। मैं कभी कुछ लिख देती हूँ कैसे भी, कभी कुछ। मेरी जो लिखाई है वो मूड के, जो मूड होता है ना, मूड इंसान का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो मैं अगर एक कॉपी लिखने बैठती हूँ तो मेरी सेम राइटिंग नहीं होती है, और ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ भी है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब MA क्लास में पढ़ती थी तो राइटिंग को लेकर के पता है क्या हुआ। वैसे आप बोलोगे कि मैम हमारे लिए क्या काम किया, फिर भी एक बार सुन लीजिए, मेरा मन कर रहा आपको बताने का। तो यहाँ पर जो है कि जैसे टीचर्स को पता लग जाता है ना कि आपकी राइटिंग जो है वो इस प्रकार की है, तो मैं राइटिंग को मूड के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। तो जो हमारे टीचर होते हैं वो ही हमारे क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो राइटिंग है ये इस बच्ची की है, या इसकी है, या इस लड़के की है, इस लड़की की है। तो एक बार क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, और वो क्या एग्ज़ाम था? संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम था। जो व्याकरण मेरी बिल्कुल जीरो थी, समझो। तो मैंने उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे सूत्र, उनकी वृत्तियाँ कुछ याद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसके लिए कम से कम भी व्याकरण, जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी, उसको 4 या 5 बार पढ़ा था, तब जाके मुझे कुछ याद हुआ। तो जब जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सर बोले आकर के एग्ज़ाम के 1 या 1.5 मंथ बाद कि जोनी तेरा जो एग्ज़ाम हुआ है वो इतना घटिया हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तू इतना घटिया एग्ज़ाम करेगी। तुझे मुश्किल से मैंने पास किया है, तेरे 27 नंबर भी नहीं बन रहे थे। मैं चिंता से ग्रस्त हो गई, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जिस बच्चों ने मेहनत की होती है और उसको पता लगता है कि आपके इतने कम नंबर आए हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि आपका जो चिंता है वो अपने आप ही आपके माइंड में हो जाती है। मुझे 2 या 3 दिन तक बहुत चिंता रही। उसके बाद जब हमारा रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में मैंने देखा कि मेरे जो नंबर हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे सबसे ज़्यादा थे या क्यों थे या कितने, लेकिन मेरे नंबर 70 में से 57 नंबर थे व्याकरण में। मुझे पता है कि मेरी व्याकरण 0 थी उस टाइम, तो व्याकरण में 57 नंबर मेरे लिए बहुत थे। लेकिन सर ने ये बोलना था कि मैंने 27 नंबर मुश्किल से दिए हैं, तुझे पास मुश्किल से किया है, तो ये सोच करके मैं घबरा गई थी। तो मैंने सर से पूछा कि सर आपका ये कारण क्या है कि आपने मुझे कम नंबर क्यों बताए। तो सर बोला कि
जो तेरी राइटिंग थी उस राइटिंग के अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि टीचर्स को रोल नंबर नहीं पता होता है एग्ज़ाम के बाद कि ये रोल नंबर उनका था या ये किसका था, रोल नंबर दिए भी नहीं होते हैं। आप सभी को पता है भी, यूनिवर्सिटी में रोल नंबर जो है वो लिस्ट पहले से ही हटा दी जाती है। जो ऊपर का पेज होता है उसको पहले से ही हटा दिया जाता है और QR कोड के माध्यम से स्कैन किया जाता है, फिर रिजल्ट अपडेट होता है। तो जब सर बोले कि तेरी लिखाई ऐसे कैसे चेंज हो गई, तब मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सर भी मेरी लिखाई नहीं पहचान पाए थे। और सर कहाँ, मैं खुद नहीं पहचान पाती हूँ, मेरी एक कॉपी में राइटिंग कभी कैसी होती है कभी कैसी होती है। तो चलिए, यहाँ पर बताने का यही पर्पज़ था कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो रहा हो, आपकी राइटिंग भी ऐसी हो, तो आप घबराना मत। यहाँ पर अब हम करते हैं, और ये जो मेरी राइटिंग है मेरे अकॉर्डिंग तो सही चल रही है अभी के लिए। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही है तो आप बता दीजिएगा, थोड़ा चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग तो आदत हो चुकी है हमें लिखते। मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ, मेरे हाथ चलते रहते हैं, इसलिए राइटिंग भी बदलती रहती है मैं मूड के हिसाब से। और ये जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं कि मैम हम कुछ भी कर लें हमारी राइटिंग ऐसी ही रहती है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मन में अगर बैठ गया, जैसे मैंने अभी रै लिखना शुरू किया है, तो मैं अगर रै अभी के लिए ऐसे लिखती हूँ और मैंने देख लिया कि कोई रै इस प्रकार से लिख रहा है, इस प्रकार से रह लिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में यही चलने लग जाता है और मुझे ठीक लगता है, तो मैं उसी को इसी प्रकार से लिखने लग जाती हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मेरा नाम जैसे जोनी से शुरू होता है, तो मैं जोनी को हमेशा ऐसे लिखती थी, जोनी को हमेशा जय को, जो जय होता है वो ऐसे लिखती थी मैं। तो ये जो जय है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था लिखने में, तो मुझे इससे परेशानी होती थी। तो मैंने एक लड़की को बनाते देखा, तब मैं 10th क्लास में थी, तो उस लड़की ने जय को यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो मैं तब से लेकर के आज तक जय को इसी प्रकार से लिखती आ रही हूँ। और अभी भी मुझे अगर किसी और का आइडिया अच्छा लगेगा तो मैं उसके अनुसार चेंज कर सकती हूँ। तो आप सभी भी अपनी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी आप ये मत समझिएगा कि हमारी राइटिंग जो है वो चेंज नहीं हो सकती है, ये सब आपके ही हाथ में है। तो चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। विश्वनाथ की जो उपाधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमारी हो जाएंगी। महापात्र उपाधि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है, और ये इनकी कुल की उपाधि है। कुल की उपाधि अर्थात कुल की उपाधि चलती आ रही है, कुल के द्वारा ये उपाधि इनको प्राप्त है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है महापात्र जो उपाधि है वो किसकी है, तो विश्वनाथ जी की है। अन्य जो उपाधियां हैं वो क्या कौन सी है, तो सांधि विग्रहिक। ये तो नेट के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी कि सांधि विग्रहिक कौन है, तो ये हमारे हैं विश्वनाथ जी। अर्थात सांधि से यहाँ पर क्या है, संधि अर्थात संधि करना, और विग्रहिक अर्थात विग्रह करना। तो ये हमारे विश्वनाथ जी की उपाधि है। फिर इनकी अन्य उपाधि आती हैं जो कौन कौन सी है, अलंकारिक, और ध्वनि प्रस्थापन आचार्य, ध्वनि प्रस्थापन आचार्य अर्थात जिसने ध्वनि की स्थापना की। तो यहाँ पर आप ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का नाम नहीं लिखोगे, ये आप लिख करके काट लीजिए, आनंदवर्धन नहीं होगा। ये उपाधि किसकी है, ये उपाधि है हमारे विश्वनाथ जी की। किसकी है, विश्वनाथ जी की। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही आप ध्वनि प्रस्थापन आचार्य देखोगे आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि ये आनंदवर्धन की है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब है अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग, इनकी अन्य उपाधि है अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग। अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग, 18 भाषाओं को ये क्या माने जाते हैं, ज्ञाता माने जाते हैं। 18 भाषाओं के ज्ञाता हमारे कौन माने जाते हैं, विश्वनाथ जी माने जाते हैं। और अंतिम जो उपाधि है वो क्या है, कविराज। और एक और उपाधि आती है इनकी जो क्या है, संगीत विद्याधर। क्या है, संगीत विद्याधर।
तो ये इनकी उपाधि आ जाती है। कौन कौन सी उपाधि है? सबसे पहले है महापात्र, इनकी उपाधि। फिर आती है सांदी विग्रहिक, फिर आती है अलंकारिक, फिर ध्वनि प्रस्थापन आचार्य, अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग किसको कहा जाता है? तो ये भी विश्वनाथ जी को ही कहा जाता है। कविराज भी विश्वनाथ जी है और संगीत विद्याधर भी कौन है? विश्वनाथ जी हैं। अब इनकी अन्य रचनाएं आती हैं। एक रचना है जो इनकी साहित्य दर्पण है, वो भी हम जान लेते हैं थोड़ा उसके बारे में भी। तो यहाँ पर जो साहित्य दर्पणकार है, इनकी जो रचना है वो कौन है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किस में विभक्त है? परिच्छेदों में। किस में है? परिच्छेदों में। और परिच्छेद भी कितने हैं? टोटल 10 परिच्छेद है। जैसे काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है, इसी प्रकार से साहित्य दर्पण में क्या है? 10 परिच्छेद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 10 परिच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इनकी अन्य रचनाएं आती हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो भी जान लीजिए। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है इनकी रचनाएं राघव विलास। राघव विलास। दूसरी है इनकी रचनाएं कुवलयास चरितम। कुवलयास चरितम। तीसरी इनकी रचना है चंद्रकला। चौथी इनकी रचना आती है प्रभावती परिणय। पांचवी जो इनकी रचना है वो है प्रशस्ति रत्नावली। क्या है? प्रशस्ति रत्नावली इनकी रचना है पांचवी। फिर आती है इनका नरसिंह विजय है। क्या है? नरसिंह विजय है। नरसिंह विजय है इनकी अन्य रचना है। और फिर कंसवदम, और इनकी अंतिम रचना है काव्य प्रकाश दर्पण। काव्य प्रकाश दर्पण। और ये काव्य प्रकाश दर्पण क्या है? ये काव्य प्रकाश की टीका है। क्या है? काव्य प्रकाश की टीका है, जिसका नाम क्या है? काव्य प्रकाश दर्पण। और काव्य प्रकाश की टीका जिसका नाम काव्य प्रकाश दर्पण है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हमारे विश्वनाथ जी। कौन है? विश्वनाथ जी। कंसवदम एक क्या है? कंसवदम एक काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य। और नरसिंह विजय क्या है? एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। इनका प्रकार भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो नरसिंह विजय है ये किस प्रकार का है? खंड काव्य है। और प्रशस्ति रत्नावली ये क्या है? 16 भाषाओं में निर्मित है। किस में है? 16 भाषाओं में निर्मित। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ जी की ऐसी कौन सी रचना है जो 16 भाषाओं में निर्मित है? तो वो कौन सी है? प्रशस्ति रत्नावली। प्रभावती परिणय क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और चंद्रकला क्या है? नाटिका। चंद्रकला नाटिका है। और कुवलयास चरितम क्या है? प्राकृत काव्य है। प्राकृत काव्य। राघव विलास एक क्या है? महाकाव्य। तो ये हमसे पूछे जाते हैं प्रश्न में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बुद्ध चरित्र के द्वारा शारिपुत्र लिखा गया है, तो हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि शारिपुत्र जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो शारिपुत्र एक प्रकरण ग्रंथ है। तो और सौंदरानंद एक नाटक है। तो इसी प्रकार से साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ जी हैं उनकी भी अन्य रचनाएं हैं। और उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। फिर मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं मैम कि हमें ये भी याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। अब बारी आती है हमारे आगे सबसे अंतिम जो काव्य शास्त्रकार हैं जिनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि जी। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि जी। तो ये हमारे सबसे अंतिम है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे नहीं है, लेकिन
वैसे भरत मुनि जी सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि सबसे प्राचीन है, या फिर हम इनको प्राचीनतम आचार्य भी कह सकते हैं। और इनके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। इनका समय अगर पूछ लिया जाए फिर भी, तो इनका समय हो जाएगा 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। क्या है? 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। इनकी जो रचना है इम्पोर्टेंट है, वो रचना है सिर्फ एकमात्र नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया जब हमने संप्रदाय पढ़े, तो इसमें नाट्यशास्त्र में टोटल 36 अध्याय हैं। और ये जो नाट्यशास्त्र है इसका अन्य नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है और ये हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और एस्टेट के एग्ज़ाम में पीछे पूछा भी गया है। तो इसका जो अन्य नाम है नाट्यशास्त्र का, वो कौन कौन से हैं? षट त्रिंशत संहिता, षट त्रिंशत संहिता, षट सहस्त्र संहिता, षट सहस्त्र संहिता, सार्ववर्णिक वेद, सार्ववर्णिक वेद और पंचम वेद। तो यहाँ पर हमसे इम्पोर्टेंट क्या है ये तो हम देखते ही पहचान लेंगे, क्योंकि 36 अध्याय हैं। तो यहाँ पर 60 त्रिशत 36 षट सहस्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 6000 मंत्र श्लोक है, इसलिए इसको 6000 अर्थात षट सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। सार्ववर्णिक अर्थात इसमें सभी वर्णों का वर्णन किया गया है। सभी वर्णों अर्थात 4 वर्ण हैं हमारे, जो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनका वर्णन इसमें मिलता है। पंचम वेद कहा गया है इसको। महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है और नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि पंचम वेद किसको कहा जाता है। और भरत मुनि से रिलेटेड सिर्फ यही चीज़ें हमें जानने को है, बाकी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।